Hello, good afternoon. My name is Karanbir Singh. Recently, Delhi High Court conducted Delhi Judicial Service exams 2019 and I have cleared it. My rank is 29 and Delhi Knowledge Track has given me this chance to make a video so that I can explain how to prepare for prelims, mains and interview. जो भी इसको वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पता ही होएगा अगर वो जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स की तीन मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिम एग्ज़ाम्स। प्रीलिम एग्ज़ाम्स 200 नंबर का होता है। उसमें ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स जो लॉ के आते हैं उसके बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम एग्ज़ाम्स में 200 में से 120 कट ऑफ होता है। 60% एज़ पर द रूल्स जो पर्सन क्लियर करता है वो दे क्वालिफाई फॉर द मेंस। दिल्ली जुडिशियल सर्विस के प्रीलिम्स में जीके भी आती है और इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एडिशनली आता है। बाकी स्टेट सर्विसेज के जितने प्रीलिम्स होते हैं उनमें जीके कॉन्स्टिट्यूशन आता है लेकिन इंग्लिश कम होती है, किसी एग्ज़ाम में होती है किसी में नहीं होती। वो पैटर्न एज़ पर द स्टेट रूल्स वेरी करता है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस में आर्बिट्रेशन भी आता है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेन यही रहती है कि आप बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। आपने बेयर एक्ट्स को क्रैम नहीं करना, उनको लर्न नहीं करना, रट्टा जिसको हम कहते हैं वो नहीं लगाना। आपने उसको ढंग से पढ़ना है सो दैट आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आपको ये पता चल सके कि एक ही प्रोविज़न में से कितने क्वेश्चंस वो बना सकते हैं। और प्रीलिम्स में दूसरी स्ट्रैटेजी रहती है कि आप जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, एक तो जो रिसेंट वंस हैं जो हर रोज़ के नए फैसले आते हैं, लेटेस्ट फैसले आते हैं, और जो पुराने बहुत पुराने फैसले हैं और वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जिसे हम लैंडमार्क फैसले कहते हैं, आप उनको तैयार कीजिए, उन्हें एक पेज पे लिख लीजिए सो दैट आपकी रिवीजन भी हो सके और आपको एग्ज़ाम के टाइम वो याद भी रहें। प्रीलिम्स में आप एक और जो बहुत ही चीज़ आपकी सहायता करती है स्पेशली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में, वो पास्ट ईयर पेपर्स हैं। इसमें एक सिंगल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल की बुक है और एक लेक्सिस नेक्सिस की बुक है। वो सिर्फ एमसीक्यूज़ की बुक्स ही हैं। आप अपने बैरक में से तैयार कीजिए अपना कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज़ और पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी कमी कहाँ पे है और आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। और प्रीलिम्स में इंग्लिश के लिए करेक्ट द फॉलोइंग और ग्रामर ही आती है, वो आप किसी भी बेसिक ग्रामर की बुक में से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो जीके है, जीके में आप मेरी एडवाइस यही रहेगी, एक तो कोई भी आप बेसिक न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ें और साथ में जो भी करंट चल रहा है उसके लिए आप कोई भी मैगज़ीन ले लें। ज्ञानम है और टिट्स बिट्स है और जीके के बहुत सारे मैगज़ीन्स आपको मिल ही जाएंगे। आप कोई सा भी उठाएं और जीके को प्रिपेयर करें अच्छे से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बेयर एक्ट, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ऑलमोस्ट हर रोज़ नए नए फैसले देते हैं जिससे लॉ चेंज होता है या नया लॉ कोई बनता है। आप वो फैसले पढ़ते रहें। इसमें लाइव लॉ और बार एंड बेंच, ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं और रोज़ की रोज़ जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उन्हें रिपोर्ट करती हैं और ये बेनिफिशियल है आपके लिए। उसके बाद दूसरी स्टेज है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। यूजुअली हर स्टेट में डिफरेंट पेपर्स होते हैं, लेकिन दिल्ली जुडिशियल सर्विस में पहला पेपर होता है जीके और लैंग्वेज। हरियाणा, पंजाब या बाकी स्टेट्स में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी का पेपर अलग से होता है, लेकिन दिल्ली जुडिशियल सर्विस में ये एक ही पेपर है, इंग्लिश, हिंदी और जीके। दिल्ली भी एक ऐसी स्टेट है जो अपने मेंस एग्ज़ाम में जीके भी आप पूछती है। बाकी स्टेट्स में जीके इतना नहीं पूछा जाता। और दूसरा पेपर है क्रिमिनल लॉ 200 नंबर का, और अगले दो पेपर हैं सिविल 1, सिविल 2, वो भी 200 ईच, और उसके लिए सिलेबस डिवाइडेड है। उसको प्रिपेयर करने का मेन स्ट्रेटजी यही रहता है कि अगर तो आप कोचिंग, बहुत सारे बच्चे आजकल कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, तो आप कोचिंग वाले नोट्स पढ़ें, बेयर एक्ट्स पढ़ें, जो लेटेस्ट आपके केस लॉज हैं आप उनको पढ़ें। और दिल्ली जुडिशियल सर्विस की एक क्वालिटी ये है कि वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमें एलएलबी में या बीएलएलबी में आते थे एक्सप्लेन दिस, डिफाइन नेचर एंड स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। वो आपसे ये जानना ही नहीं चाहते कि आपकी थ्योरी की नॉलेज कितनी है। वो आपको एक प्रॉब्लम देंगे, एक सेट ऑफ फैक्ट्स देंगे कि ए ने बी को ऐसे ऐसे मारा
या उसने उसको उठाया, उसकी घर पे गया, उसने कोई चोरी की, और उसके बेसिस पे आपने फैक्ट्स को अप्लाई करना होता है। अगर तो आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपके कोचिंग सेंटर वाले ने आपको उन्होंने नोट्स भी प्रोवाइड किए होंगे, लेटेस्ट मटेरियल भी प्रोवाइड किया होगा, तो आप वो पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए भी बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट को आपने अगेन मेंस में आपने याद नहीं करना उसको, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझ के जाना है। हर एक प्रोविज़न के, जैसे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सर्विसेज के लिए, उनको पता ही होगा कि हमारे बेयर एक्ट्स यूजुअली बहुत रंग बिरंगे होते हैं। जो मेन वर्ड्स होते हैं, मे, शैल, हम उनको अंडरलाइन करके चलते हैं। तो जो भी प्रोविज़न का मेन वर्ड है, आप उन मेन वर्ड्स को आपने याद रखना है, और आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपने मेंस में आंसर लिखा है, आपने उन वर्ड्स को, उस लैंग्वेज को उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। और उसके बाद जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे, जो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आप एक तो पास्ट ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करें। आप स्पेशली दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के लिए एक सॉल्व पिछले जो बहुत सारे सालों के पुराने पेपर हैं, उनकी सॉल्व बुक्स आती हैं बहुत सारी। एक शैलेंद्र मलिक की बुक है और उसमें सारे सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं। आप वो बुक्स एक बार देख लें कि उन्होंने आंसर को सॉल्व कैसे किया है। उससे आपको पता चलेगा कि आपने प्रॉब्लम का आंसर कैसे देना है, और आपने थ्योरी का अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कैसे देना है। आंसर आपने प्रॉब्लम का बहुत स्पेसिफिक देना है। ये आपका कोई ये टेस्ट नहीं ले रहे वो कि आपको कितना याद कर सकते हो आपने जो एलएलबी में तो क्या होता था, अगर उन्होंने हमसे कुछ सी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, फॉर एग्जांपल ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशंस, तो हम सारे सेक्शंस लिख के आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हमें वो एक प्रोविज़न के किसी एक वर्ड के बेसिस पे भी 10 या 15 नंबर की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आपने उसको ढंग से अप्लाई करना है, उसका ऑब्जेक्टिव लिख के, इशू क्या है उसको फैक्ट्स के बेसिस पे सॉल्व करके आना है। तो बेयर एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो जो बेसिक वर्ड्स होते हैं हर प्रोविज़न के, वो हमें याद रहते हैं, और वही उनका ही हमने ख्याल रखना है कि इस प्रोविज़न में क्या है। उस प्रोविज़न को समझ के आपने अप्लाई करके आना है। जो जीके और लैंग्वेज का पेपर है वो इम्पॉर्टेंट पेपर है 250 मार्क्स का। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जीके और लैंग्वेज को इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि वो सारा टाइम अपना लॉ को प्रिपेयर करने में ही लगा देते हैं। लेकिन आप इसको पेपर समझ के तैयारी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 250 मार्क्स का आता है। इसमें जीके में वो यूजुअली पैराग्राफ्स, जो भी इवेंट्स करंटली चल रहे होते हैं, जैसे जब हमारा एग्ज़ाम था तो हमारे इसरो ने चंद्रयान भेजा था, तो हमें चंद्रयान पे और स्पेस उस पर एक ऐसे लिखने के लिए आया हुआ था। तो वो बेसिकली आपसे 5-6 पैराग्राफ्स लिखवाते हैं जो करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। उसके लिए आप अगेन न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंग्लिश लैंग्वेज का और हिंदी का, पंजाबी का, जिसका भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, और जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में जानते रहें कि क्या हो रहा है। करंट जो लॉ में जो चल रहा है आजकल, आप उसको भी देखें। आजकल जैसे आपने देखा होगा वर्चुअल कोर्ट्स चल रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग्स हो रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और उसके बाद लेटेस्ट केस लॉ, बहुत बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में जो वो प्रॉब्लम पूछते हैं वो किसी लेटेस्ट केस लॉ में ऑलरेडी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया होता है, वो उसी प्रॉब्लम को पूछ देते हैं। तो आप अगर लेटेस्ट केस लॉ पढ़ते रहेंगे, लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द रीजनिंग जिसके बेसिस पे उन्होंने किसी प्रॉब्लम से क्या इशू बनाया और उसको उन्होंने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद जीके के पेपर में इंग्लिश आती है। इंग्लिश में प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, करेक्ट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और एक उसमें आते हैं ऐसे। यूजुअली स्टेट सर्विसेज में क्या होता है, वो आपसे एक टॉपिक पे ही बहुत बड़ा ऐसे लिखवा लेते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में आपको 4-5 टॉपिक्स देके उसमें से आपने 2 या 3 टॉपिक्स में से शॉर्ट ऐसे, एक ही ऐसे बड़ा लिखने की जगह आपको 2-3 ऐसे लिखने होते हैं। तो उससे क्या है कि 2-3 टॉपिक्स पे आपके व्यूज़ उनको पता चलते हैं। तो ऐसे है जो आपने अपने ऐसे रोज़ प्रिपेयर करते रहें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में से, एडिटोरियल्स में से। और आपने ये ज़रूर बचना है कि जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपने ओपिनियनेटेड आर्टिकल से थोड़ा बचना है। कई बार न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिन लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं किसी एक चीज़ पे। आप बचें कि आप उनका ओपिनियन बोरो ना कर लें और वही ना लिखाएं पेपर में।
आप दोनों साइड्स के ओपिनियंस पढ़ें और फिर अपना एक न्यूट्रल, अपना एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के मटेरियल्स पढ़ के आप एक अपना वो बनाएं ओपिनियन, और आप उसको कंक्लूजन लिख के आए पेपर में। हिंदी में वो ट्रांसलेशन पूछते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। उसकी तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। उसके बाद सिविल 1 है, सिविल 2 है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जो हमारे माइनर लॉज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, रेंट एक्ट हो गया, उनके ऊपर कम ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें से तो कम ही पेपर आएगा। मेरी यही सलाह रहेगी, आप सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, सबको अच्छे से इक्वल वैल्यू, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलें। ये मत सोचे कि अगर हमने सीपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी ये बड़े सब्जेक्ट्स कर लिए, हमारा तो हो गई प्रिपरेशन। आप उनको भी पढ़ें, लेकिन ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं आप इनको बिल्कुल मत छोड़ें। रजिस्ट्रेशन एक्ट को आपने इवन कोचिंग सेंटर्स में से या अपने सीनियर से या जिससे जो भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि सेक्शन 17 और 49 पढ़ लो, रजिस्ट्रेशन एक्ट तो हो गया। आप ऐसा मत करें। कई बार स्पेशली दिल्ली जुडिशियल सर्विस में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अगर आपने बेयर एक्ट और बुक को अच्छे से पढ़ा होता है लेटेस्ट केस लॉ के साथ, आप इंटर रिलेशन भी बना सकते हैं कि अगर सीपीसी की कोई प्रोविज़न को आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ पढ़ना है, सीपीसी की कोई प्रोविज़न को आपने एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना है, वो आप तभी कर पाते हो जब आपने थरोली सारा बेयर एक्ट पढ़ा होता है। जब आप ये इस तरह की तैयारी करते हो कि इस सब्जेक्ट में से ये वाले टॉपिक्स कर लो, इसमें से सिर्फ इंजंक्शन पढ़ जाओ, इसमें से ये, तो वो तैयारी थरोली तैयारी नहीं होती, और फिर उसमें बहुत दिक्कत आती है और मेंस में स्कोर भी नहीं बन पाता और हम क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो आप ऐसी तैयारी मत करें। अगर आप अच्छे से तैयारी करने लग गए हैं, आप थरोली सारे एक्ट्स पढ़ें। उसके बाद है लास्ट स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू में डिपेंड करता है पैनल आपसे क्या क्वेश्चन पूछे। कई बार वो करंट इवेंट्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, कई बार वो पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आपकी इंट्रोडक्शन, आपके इंटरेस्ट, आपने लॉ क्यों चूज़ किया। मेरे से इस बार उन्होंने टोटली लॉ के क्वेश्चंस पूछे थे, और सारे क्वेश्चंस इंजंक्शन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर बेस्ड थे। तो वो डिपेंड करेगा पैनल में कौन है और करंट इवेंट्स इंटरनेशनली और नेशनली क्या चल रहे हैं। और इंटरव्यू के लिए आप मॉक्स देते रहें। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मॉक इंटरव्यूज़ लेते ही हैं। आप अगर मॉक्स दोगे, आपको पता चलेगा कहीं आपकी गुड क्वालिटीज़ क्या हैं इंटरव्यू के लिए और आपकी बैड क्वालिटीज़ क्या हैं, और आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मेरा तो सभी कैंडिडेट से यही रहेगा कि अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो ले लें और अपने फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दें। मेरी यही एडवाइस रहेगी। मैंने अपनी कोचिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी लेट कर दी थी। मैंने अपने 5 ईयर लॉ ख़त्म करने के बाद कोचिंग स्टार्ट करी थी, और जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी साथ के साथ ही नोटिफिकेशन आ गई। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैंने देखा कि मेरे पास नोट्स में थोड़ी कमी थी। मेरे नोट्स वही नोट्स थे जो मैंने 5 ईयर लॉ की स्टडी के दौरान एग्ज़ाम्स के टाइम खुद बनाए थे। हमारे जो एलएलबी में एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे थे, सिर्फ वही मेरे नोट्स थे। और स्टे इन योर लेन, स्टिक टू योर नोट्स। आप अपनी स्ट्रैटेजी पे फिक्स रहें। कोई किसी और कोचिंग ने क्या करवाया है, किसी बुक में क्या लिखा है, कौन कैसे कहाँ क्यों पढ़ रहा है, आप इन चीज़ों में मत पढ़ें। अपनी स्ट्रैटेजी पे फिक्स रहें, स्टे इन योर लेन और कॉन्फिडेंट रहो। You can clear it. It's very easy. It's not difficult because you have good material these days. You have defined syllabus. Syllabus wide बहुत है और questions भी बहुत नए ढंग के और wide आने लग गए हैं आजकल। But it is achievable. You can do it. आपको discipline, consistency, every day आप उसको time दें और syllabus अच्छे से पूरा करें। You can very well achieve it. बेयर एक्ट्स को अपने साथ रखें, उनको रोज़ रोज़ रिवाइज करें। रिविजन इज़ द की। The more you revise, the less it is. And in the end, I also would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me this chance to interact with you people, because I have also been informed that recently IIT Delhi has also appreciated them and awarded them for their social initiatives. It's very good that they are working in this field, and I would want to wish all the best to all the aspirants who are working. It's very well achievable, and if I can do it, you can also do it. Thank you. Thank you very much.